जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान, फोकस द फ्यूचर आपके अपने चैनल से। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने आए हैं। हमारे साथ हैं सबिया परवीन, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हम बात करेंगे महिलाओं के अधिकार की और देश की हालातों की। तो सबसे पहले तो सबिया परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया जी। और सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, अभी जो देश के जो हालात चल रहे हैं, देश की जो स्थिति है, उस पर आप क्या राय रखती हैं अपनी? देश के जो हालात हैं, वैसे तो अगर काउंट कराएं तो थक जाएं, इस तरह से हालात खराब हैं। हर चीज जी। हर तरह से, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी तरह से ले लो। सबसे बड़ी समस्या तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, जिससे आज के युवा देख लीजिए आप क्या हाल है। इवन कि एजुकेटेड लोग जॉब को तरस रहे हैं, तो अनएजुकेटेड का तो क्या होगा? उनकी स्किल्स कहीं है ही नहीं। एजुकेटेड लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है कि उन्हें जॉब मिल जाए, सरकारी नौकरियां मिले या कोई काम मिले। तो युवाओं को कोई बेरोजगारी सबसे बड़ी जो, और तमाम बुराइयों की जड़ भी है। जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो चोरी, डकैती, छीना झपटी और क्राइम डेफिनेटली बढ़ेगा। लोगों के पास काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? मजबूरी में वो गलत कामों को में घुसते हैं, फिर उन्हें लालच देके लोग दूसरे गलत काम भी कराए जाते हैं। जब पढ़े लिखे युवाओं का ये हाल है कि वो सड़कों पे हैं, वो बेरोजगार हैं, परेशान हैं, तो अनएजुकेटेड लोगों को क्या होगा? वो किस तरह से सामना कर रहे होंगे इस महंगाई का? और इस टाइम में सरवाइव करना कितना मुश्किल है, आप और हम सब जानते हैं कि हाउ कैन वी सरवाइव इन दिस इन्फ्लेमेशन, कि कितनी बढ़ती हुई वो महंगाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी दोनों चरम सीमा पे हैं। मतलब लेवल दोनों का ही क्रॉस आउट ऑफ क्रॉस हो रहा है। तो ये जो बेरोजगार पढ़े लिखे युवा तो हैं ही है परेशान, लेकिन सबसे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम ये है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, बेचारे गरीब तबके के हैं, जो एजुकेशन भी हासिल नहीं कर पाते, उन्हें मिसयूज किया जाता है, उन्हें नशे में मुब्तला किया जाता है। उन्हीं के थ्रू बुरे खराब काम जितने भी हैं, क्राइम्स के, समझ लीजिए किसी और स्कैंडल में उनको लालच देके हत्याएं भी करवाई जाती हैं। जब काम नहीं होगा तो मजबूर में इंसान दूसरा काम पकड़ता है। उसको पैसा चाहिए, उसको जीने के लिए रोटी तो चाहिए ना, कम से कम। आप ये कहना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहा है? एक रीजन है, एक ये भी रीजन एक है। फैक्टर है। जी। आप इस पे ध्यान दीजिए। जब आप देख लीजिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार छोड़ के कोई भी किसी यात्रा में या किसी उसमें शामिल नहीं होता, सब अपने रोजगार चलाए होते हैं। और जो अनएम्प्लॉय लोग होते हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो ऑलरेडी गरीब हैं, वो लोग इन तरह के जुलूस में, इनमें वो ही लोग शामिल होते हैं सबसे ज्यादा। तो मिसयूज भी किया जाता है, उन्हें कुछ पैसा देकर इन चीजों में शामिल किया जाता है। तो बेरोजगारी जो है वो आमतौर पे सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है अभी। तो लोग कैसे सरवाइव करें? उसके साथ कमर तोड़ महंगाई जो है, इंक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन इज बिकमिंग द सीरियस फैक्टर ऑफ दिस कंट्री। कि किस तरह से, कि जो एक बहुत ही कम लोगों का ग्रुप जो है, एक पूंजीवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, और एक छोटे बहुत वेरी फ्यू पीपल आर बिकमिंग मोर वेल्दी एंड वेल्दी, और दोज हु आर पुअर, तो उनकी तो कंडीशन ही खराब है। जो वेल्दी हो रहे हैं तो उनके पास तो दौलत की अता दौलत बढ़ती जा रही है, और जो गरीब है परेशान, तो उनके लिए तो सरवाइव करना ही, दे आर हार्डली सरवाइव इन दिस इन्फ्लेमेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट का तो है ही शिकार। तो ये दोनों चीजें मिलके पब्लिक के लिए बहुत बहुत खतरनाक चीज है, जिसकी वजह से क्राइम में भी बढ़ोतरी हो रही है। लोग फालतू रहेंगे, जब काम नहीं होगा तो किसी ना किसी बुराई में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज का युवा जो है, ज्यादातर आप नशा देख लीजिए, नशा कितना फैला है युवा पीढ़ी में। यानी 10 और 14 12 साल के बच्चे भी नशे में मुब्तला हो रहे हैं। तो ये किनके जरिए? कॉलेज स्कूल्स के बाहर देखिए, नशे के का कारोबार चलने शुरू हुआ है। और पुलिस, खैर जयपुर पुलिस उसमें अच्छा काम कर रही है नशे के लिए। ये खास तौर से मैं कहना चाहूंगी कि नशे के लिए जयपुर पुलिस इस वक्त बड़ी मुस्तैद है कि अच्छी कार्रवाई। नशे के अंदर अभी देखा जाए तो सबको ये तो पता है कि नशा कर रहे हैं सब जी, और नशा जो कर रहा है, जो बेच रहा है, उसको पकड़ रहे हैं जी। लेकिन नशा आ कहां से रहा है और किस तरीके से भारत में एंटर हो रहा है, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यही बात है कि फिर यही बात आती है कि कहीं ना कहीं कमजोरी तो है।
कानूनी लेवल पे भी कहीं ना कहीं कमजोरियां हो रही फेलियर हैं, है। फेलियर तो है, जी जी। एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर कहीं ना कहीं है कि उसको हाउ कैन एंटर इन द फील्ड कि कैसे चीजें आ रही है इतनी इजीली कैसे आ जाता है, और फिर कैसे हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द स्मॉल एरियाज और इन कम्युनिटी किस तरह से फैलाया जा रहा है वो। तो उस पे हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है अब पकड़ने की, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आता कहाँ से है। तो कहीं ना कहीं लेकिनार तो है, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पोलराइजेशन तो है अंदरूनी, लेकिन फिर भी चलो जो कोशिश हो रही है वो बेहतर है। इसमें सिर्फ पुलिस का है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है कि सोसाइटी को मेंटेन करने की, चाहे वो पीस हो चाहे वो अच्छी सोसाइटी बनाना है, पब्लिक की अपनी भी जिम्मेदारी है। लोग भी अपना किरदार अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, उसमें आगे आए, जहां नशा हो रहा है वो लोग आगे आए, उन कम्युनिटी में देखभाल करें कि कहाँ ऐसे फालतू लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो पुलिस इज नॉट फॉर एवरीवेयर कि वो हर चीज हर कोने खंगालती फिरे, लेकिन ये लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी, अपनी कॉलोनियों को सर्च करें, अपनी नजर रखें, जैसे पहले के लोग करते थे, बुधवार लोग डांट दिया करते थे। आज लोग अपने मतलब सिर्फ इतने ज्यादा अपने आप में बिजी हो गए हैं कि वो बाहर देखते ही नहीं कि हमारी कॉलोनीज में क्या चल रहा है, हमारे आसपास एरिया में युवा पीढ़ी का क्या हाल है। तो पब्लिक की अपनी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीजों को मेंटेन करने में एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करे और पॉजिटिवली करे। अभी देश के हालात देखें ना, तो सबसे ज्यादा टारगेट तो सबसे ज्यादा चिन्हित जिनको करा जा रहा है वो जाता है महिलाओं के अधिकारों को, जी बिल्कुल। और उसमें महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की बात आती है। अभी उत्तराखंड में हम देखते हैं अंकिता भंडारी का केस, जी बिल्कुल। चाहे उन्नाव केस देखते हैं हम, जिसको लेकर बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को बेल भी मिल गई थी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा के खारिज भी कर दी है। तो इसको लेकर हम क्या सोच सकते हैं कि देश में आखिर महिला क्या सुरक्षित है? हाँ, मैं इस पे आना चाहूंगी, पहले आपकी वो पूरी बात कर दूं कि जी महंगाई है, जी बेरोजगारी है, और अभी नया इशू आपने, मैं तो सोची थी आप मुझसे पूछेंगे कि अभी पब्लिक हेल्थ केयर से कितना खिलवाड़ हो रहा है। जी 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 2.6 करोड़ रुपीस की नकली दवाएं अभी दिल्ली में एनसीआर में पकड़ी गई, यूपी में छापा मारा, वहां पकड़ी गई क्राइम ब्रांच ने। तो ये कितना बड़ा खिलवाड़ है पब्लिक हेल्थ से। उसके साथ खाद्य पदार्थों में जो अभी देसी घी पकड़ा गया कितनी मनोटनों मात्राओं में। तो ये पब्लिक से जो ये क्राइम है बहुत बड़ा, ये सीवियर क्राइम है, और इनको तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि आगे लोग इन चीजों को करने की कोशिश ही ना करें। कि पब्लिक, आम पब्लिक को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कि अब इंसान कहाँ जाएगा, अपनी हेल्थ के लिए मेडिसिन लेगा तो वो भी नकली, खाने के लिए अपनी हेल्थ के लिए खाना खरीदता है, ये घी और ऐसी चीजें अपनी अच्छी हेल्थ के लिए इंसान मेंटेन करने के लिए लेता है, तो वो भी नकली। तो इंसान कहाँ जाएगा जब ये बेरोजगारी, गरीबी, ऊपर से महंगाई, और दूसरी चीज ये आ गई कि आपकी हेल्थ केयर से, पब्लिक हेल्थ केयर के साथ तो खुला खुला खिलवाड़ है। कितने बड़े लेवल पे भी दवाओं का वो खजाना मिला है, नकली दवाओं का जो रेट पड़ी है, 2.6 करोड़ रुपए की दवाएं मिली है नकली। तो ये बहुत बड़ी एक कोताही है, ये भी किस तरह से हो जाता है। और सोर्स ऑफ इनकम जो है, इट शुड बी डिवाइड अमंग इन सोसाइटी। जो सोर्स ऑफ इनकम है, पूंजीवाद जो हो गया है, सेंट्रलाइजेशन जो हो गया है कि कुछ ही लोगों में सोर्स ऑफ इनकम डिवाइड किए जा रहे हैं, और बाकी इसके अलावा आप देख लीजिए अभी अरावली का इशू चल रहा अरावली है, का यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज भी पब्लिक के का हक छीना जा रहा है। अरावली इज द, ये हम कह सकते हैं कि इट इज अ बॉडीगार्ड, इट इज द हेल्पफुल फॉर द मेंटेन द एनवायरमेंट ऑल्सो। कि रेन का कॉज है कि अच्छी बारिश होगी अगर पहाड़ होंगे, पेड़ होंगे, दूसरी तरफ से वो डस्ट और धूल और आंधियां को उसको रोकती है, और इट इज सपोर्ट फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो। तो अरावली का आप देख लीजिए कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की उसके लिए कुछ नई गाइडलाइंस आई है, पॉजिटिव ही है कि वो लोगों ने उस मुद्दे को उठाया। तो पब्लिक का जागरूक होना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन की तो हम बात करते ही हैं, दे आर द प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ, दे आर द एडमिनिस्ट्रेटिव, दे होल्ड द लॉ एंड दे हैव टू प्रोटेक्ट द लॉ। तो लेकिन पब्लिक इज ऑल्सो हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज इन द पब्लिक इशूज ऑल्सो। तो हमारी अपनी भी एक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। जी। दूसरा हाँ, सवाल था दूसरा मेरा आपने महिला जी सुरक्षा और महिला के न्याय के हाँ, लिए। महिला सुरक्षा और न्याय की तो आप बात ही ना करें तो बहुत है क्या कि न्याय, महिला के साथ न्याय, पहली बात तो ऐसा कोई कानून ही नहीं बन पा रहा है जो इन क्राइम्स को रोक सके। हमारे कंट्री में किसी भी लेवल पे आप जाइए कि
एक 3 महीने की बच्ची से लेके एक 80 साल की औरत भी सेफ नहीं है, उसकी इज्जत भी सेफ नहीं है। आप ये तो आम तौर से है, इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है, ये तो खुली खुली बात है कि किस तरह से अत्याचार हो रहा है। महिलाएं थाने में जाती हैं तो वहां भी हैरेसमेंट होता है, वहां भी उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, उनके साथ गालियां भद्दी गालियां, पुलिस वालों का जो बिहेव होता है वो ठीक नहीं होता है। कई मामले आपने देखे हैं ऐसे जो महिलाओं के साथ होते हैं। तो इनजस्टिस और महिलाओं पे अत्याचार, महिला मुद्दे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन एक इसमें के साथ मैं भी ये भी कहूंगी कि अभी योगिता बयाना ने जो अभी स्ट्रगल किया है ये उन्नाव केस में, जो कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको ऑन द बिहाफ ऑफ पॉक्सो में एक सेक्शन 5C के तहत कोई पॉइंट था कि भाई वो लोक सेवक में नहीं आते MLA, इसलिए उनको ऑन द बेनिफिट ऑफ दैट उनको रिहाई कर दिया। हाई कोर्ट जो डिसीजन जो दिया है उसने कानून और उसके अकॉर्डिंग ही दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी उम्मीद हमें सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत पे रोक लगाई है और एक आशा की किरण है कि जो जस्टिस की जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा को बचाए रखा, मैं तो यूं कहूंगी इस जस्टिस से, क्योंकि एक गरिमा का ही सवाल है कि अगर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधी, ऐसे लोग जैसे कि राम रहीम है, आश्रम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आराम से छूट रहे हैं, पैरोल पे छूट रहे हैं और न्याय के लिए और हक के लिए खड़े होने वाले लोग विदाउट ट्रायल दे आर बिहाइंड द बार्स फ्रॉम 5 और 6 years। तो वो तो जेलों में रहने के मजबूर है, विदाउट क्राइम विदाउट ट्रायल दे आर पासिंग देयर लाइफ इन द बिहाइंड द इन जेल्स। और जो अपराधी हैं उन्हें जमानत मिलेगी और दे आर वेलकम, दे आर गार्लैंडेड, उन्हें वेलकम किया जाता है। तो जब ऐसे समाज बनेगा, ऐसे लोग बनेंगे तो क्राइम तो बढ़ना है। तो बजाय इसके कि एक स्ट्रिक्ट रूल बने, इनको बहुत सख्त सजाएं हो ताकि ऐसे क्राइम हो ही ना। सजाएं ऐसी होनी चाहिए कानून में कि ये क्राइम डेवलप ही ना हो। लेकिन ये हो रहा है जैसे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बहुत अच्छा दिया है कि जैसे इसकी जमानत रद्द की है और योगिता भायना और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने सड़कों पे इस उद्यम को, वो लोग इस मामले को सड़कों तक लाए, वरना हो सकता है कि नहीं होता। अच्छा, पिछले कई सालों से हम महिला आयोग को तो कहीं पर देखने को ही नहीं मिलता है। जो पहले आज से 14 साल पहले महिला के ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार होता था तो नेशनल राष्ट्रीय महिला आयोग उस पर एक्टिव होता था। आज वो महिला आयोग क्यों नजर नहीं आ रहा? एक्चुअली क्या होता है कि लोग जो, मैं तो ये कहूंगी मिसयूज ऑफ पावर जो चल रहा है, हायर ऑफ एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी, चाहे वो छापे मारने वाली एजेंसियों, ईडी वगैरह का मिसयूज जो है, सीबीआई है, ईडी है, इनका जो मिसयूज है ना, उससे लोग डरने लगे हैं। मुझे तो महिला मुद्दों पे पहले महिला आयोग जगह जगह उछलता फिरता था, आज वो महिला आयोग कहाँ है? इस कुलदीप सिंह सेंगर वाली उसमें महिला आयोग की कहीं झलक नहीं दिखी। यूपी में अभी एक और किसी पीड़िता का केस भी सामने आ रहा है, वो कल ही खुला है। तो इन चीजों पे, यहाँ तक कि पब्लिक की निजता, पब्लिक की जो प्राइवेट, जो आर्टिकल 21 जिसमें हमें सेफ्टी देता है, जो हमें प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ही हनन हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? आप ये देख लीजिए कि संचार के माध्यम, ये मोबाइल फोन है जिसमें अभी संचार साथी ऐप लाने का प्रोविजन है। तो ये देखिए कि आर्टिकल 21 है और मैं इसमें एक मामला था पुत्तु स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, उसमें 9 कॉन्स्टिट्यूशन जजेस की, कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस की बेंच बनी थी। उन्होंने आर्टिकल 21 में ये प्राइवेसी, निजता को अपना उसमें माना है कि ये आर्टिकल 21 में आएगा और इसके अकॉर्डिंग हमारे फोन, हमारे घरों की, हमारी बॉडी की जो निजता है वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन आज वो क्या रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है, पुलिस जो अपना गलत इस्तेमाल करती है, कैसे बेतड़क लोगों के घरों में घुस जाती है। जबकि आर्टिकल 38 और 39 कहता है कि बिना वारंट के पुलिस घर में, BNS की धारा है 38, 39 कहती है कि बिना वारंट के, मजिस्ट्रेट वारंट के घुस ही नहीं सकती पुलिस। उसका भी एक टाइम है कि सूर्यास्त के बाद घरों में नहीं घुस सकती, महिलाओं अंदर होती हैं, पर्दे में है, जिस हाल में भी है, तो वैसे एंटर नहीं हो सकती जब तक कि मोहल्ले के आर्टिकल 47, तो BNS की धारा 47 ये भी कहती है कि पुलिस जब तक कि अब मोहल्ले के मोहतबर लोग साथ हो, अपनी पहचान बताए, पहले से इन्फॉर्म करे गेट खोलने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने दरवाजे तोड़े और आप अंदर हो गए और अंदर चले गए बेधड़क और आप जो मर्जी चाहे खोल रहे हैं, जो
चाहे तोड़ रहे हैं, तो पुलिस इज द प्रोटेक्टर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर और प्रोटेक्टर ऑफ द पब्लिक ऑल्सो। पुलिस का पब्लिक लोक सेवक में आती है। आर्टिकल बीएनएस की धारा 196, 97, 98 ये पूरा प्रोटेक्शन देता है पब्लिक को कि जो भी लोक सेवक, उसमें पुलिस भी आती है, वो पब्लिक को हैरेस नहीं कर सकते। वो पब्लिक के साथ गाली गलौज, मारपीट, अननेसेसरी झूठी धाराएं बना के झूठे केस लगाना, झूठी एफआईआर 90 बीएनएस 197 ये कहता है कि झूठी धाराएं हैरेस नहीं कर सकते, मानसिक उत्पीड़न नहीं दे सकते, वो सब कुछ आम हो रहा है। दे आर मिसयूजिंग देयर पावर। पुलिस भी इसमें अपना भरोसा खोती नजर आ रही है जनता का। नहीं, कहाँ जाएगा अभी भरोसा, तो जस्टिस से भी लोगों का डगमगा ही जा रहा है अभी भी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ अच्छे डिसीजन बीच में आ जाते हैं तो उससे उम्मीद कायम रहती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये वाला पार्ट है, पुलिस का जो पार्ट है, दे आर द मैन प्रोटेक्टर और ऑफ द लॉ एंड दे हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अभी मैं कल आज ही रात को कोई न्यूज सुन रही थी, छत्तीसगढ़ में रायपुर जो जगह है वहां मैं आर्टिकल 21 की निजता की बात जो कर फ्रीडम रही ऑफ थी राइट जी, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि एक आईएमओ ऐप है जिसके जरिए जो लोग बाहर जाते हैं, हज उम्रा पे जाते हैं, या जिनके सगे संबंधी अपने लोग बाहर जॉब कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो लोग उस ऐप के थ्रू लोगों से व्हाट्सएप पे बात नहीं होता है, कॉल कनेक्ट आईएमओ पे होता है, ईमो आईएमओ जो है उस पे होता है। लेकिन अब रायपुर में क्या हुआ कि पुलिस ने ही अपने आप ही संज्ञान ले लिया कि जो जो लोग, अब किसने चिन्हित किया, एक लिस्ट बनाई कि जो जो लोग आईएमओ से बात करते हैं उन्हें बंद किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो कानूनी अपराध कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये निजता है, ये प्राइवेटी है, वो अपने प्राइवेसी है कि अपने लोगों से बात करने का अधिकार है, क्यों नहीं कर सकता। और सिर्फ मुस्लिम ही थोड़ी रहते हैं, सिर्फ एक ही कम्युनिटी पे आप कार्रवाई कर रहे हो। नॉन मुस्लिम हमारे बहुत से भाई बहनें हैं जो विदेशों में, मुस्लिम कंट्रीज में, अच्छी अरब कंट्रीज में है कर रहे हैं। तो किसी आप वो गए धड़ाधड़ पुलिस, और जाने का टाइम क्या है, सुबह 4 बजे घरों में घुस गए, 80 साल की औरत को भी घसीट रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों को भी घसीट रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? जो तो ये जो बीएनएस की धारा 196 है, 197 है, 98 है, बिल्कुल डिनाइड। ये भी पुलिस के लिए भी इन पे संगीन धाराएं लग सकती हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं। तो उन्होंने जाके गिरफ्तारियां की, रात के 4 बजे लोगों को पकड़ा कि तुम आईएमओ पे बात करते हो। तो ये पब्लिक प्राइवेसी पे के ऊपर हाथ डालने लगे। तो ये कौन इन मुद्दों को उठाएगा और कौन बात करेगा? क्योंकि अगर कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा? लोगों की प्राइवेटी, सिक्योरिटी, सुरक्षा का मामला कहाँ जाएगा? किस पे भरोसा करे? पुलिस पे ही। इंसान जब क्राइम होता है तो पहली नजर ही होती है कि हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस हमारी बात सुनेगी। और हो क्या रहा है? इसका उल्टा हो रहा है, रिवर्स में महिलाएं जा रही, उनके साथ और अत्याचार हो रहा है और उत्पीड़न हो रहा है, वहां उनका और मिसयूज किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, जो भी है। तो ये इनजस्टिस है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हम वेलकम करते हैं और मैं तारीफ करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। हमें ऐसे ही फैसलों की उम्मीद है कि जब जब क्राइम ऐसा हो तो उस पर संगीन धाराओं के साथ सजाएं हो ताकि इस क्राइम को रोका जा देश सके। में सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? फिर भी देखिए सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ और यूनिक पूंजीवाद का बढ़ना, है ना, ये सारी ज्वलंत है। लेकिन मोस्ट डेंजरस इशू जो है वो कम्युनलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जस्टिस है और मिसयूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, मिसयूज ऑफ पावर है, जो कंट्री में आम हो रहा है। जो इससे जनता का भरोसा कम होता है। बिल्कुल होता है, जनता हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अगर यही चलता रहेगा तो जनता फिर क्या करेगी? कहाँ जाए, क्या सोचे, किसके पास? कोई तो स्टेप, भाई एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से ही जनता को, जो सरकार होती है उसी से उम्मीद होती है कि अब ये हमारे वेलफेयर के काम करेंगे, अब हमारे लिए ये लोग हैं जो हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन उन सब के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो, लॉ में हो या पावर हो, मिसयूज ऑफ पावर। आप देख लीजिए यूपी, आसाम एंड उत्तर प्रदेश इज द एग्जांपल ऑफ दिस। और जैसे जिस तरह से एसआईआर का मामला हुआ, किस कदर पब्लिक को, देश के नागरिकों को ये साबित करना पड़ रहा है कि हम यहाँ के नागरिक हैं। तो ये एक थोड़ी सी चिंता नहीं, ये ज्वलंत मुद्दा है। सबसे मोस्ट डेंजरस इशू है कि एजुकेशन इज ऑल्सो बीइंग कम्युनलाइज्ड।
स्कूलों तक में कम्युनलाइजेशन शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चों की जहनियत ऐसी हो गई कि वो हिंदू मुस्लिम जो हमने बड़े हो तक के नहीं समझा, वो बच्चे आज छोटी छोटी क्लासेस में हैं। तो वो सिलेबस से कोई चेंज किया जा रहा है, एक तरीके से बच्चों का ब्रेन में ये चीजें डाली जा रही हैं अभी से ही। तो फिर किस तरह की सोसाइटी हम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से सोसाइटी से ही, समाज से ही देश तैयार होगा। तो अगर जब तक ये मैं कहते हैं ना, मोहब्बत का पैगाम आम तौर से शांति और एक दूसरे पे, और इसमें मैं कहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की तो जिम्मेदारी है, लेकिन मैं पब्लिक की बड़ी जिम्मेदारी समझती हूँ इसमें, कि पब्लिक इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमें लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें इस देश में रहना है मोहब्बत से, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ खड़े होके, और हम रह सकते हैं। वरना अशांति, हिंसा, मारपीट, कम्युनल वायलेंस और किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना। अभी आप यूपी में देखिए, यूपी का ही था मामला कि कल एक किसी बच्ची ने, नर्सिंग छात्रा ने अपना एक बर्थडे सेलिब्रेट किया कहीं पर, और वहां पे उसके जो फ्रेंड सर्किल में जो दोस्त होंगे वो सब लोगों को इनवाइट किया। वहां कुछ लोग घुसते हैं किसी ग्रुप के और मारतोड़ करते हैं, और जो मुसलमान दो बच्चे थे उनको इतना बुरा मारा गया कि उनकी हड्डियां तोड़ दी गई। तो ये कौन सी नफरत का बीज है आपके अच्छा, दिल में? ऐसी क्या ये नफरत है? जिन लोगों ने मारपीट की थी, जी हिंदू संगठन के लोग बता रहे, बजरंग दल के, उसमें से कई लड़के तो हायर एजुकेटेड है जो अपराध की दुनिया में चले गए। तो क्यों चले गए? मैंने बताया ना, अनएम्प्लॉयमेंट भी है हाँ इसका रीजन है। जी, अनएम्प्लॉयमेंट भी रीजन है कि उसको बहुत पेट बड़ा रीजन भरने है के लिए, अपने सरवाइव करने के लिए, अगर उसको फेयर नहीं मिल रहा तो अनफेयर में जा रहे हैं। जी। उसको पैसा चाहिए भाई, जब इन लोगों को काम नहीं मिलेगा। पैसा चाहिए, हाँ, या ये सिर्फ है कि सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए रील बनाई जा रही है, और बिल्कुल। रील बनाने के लिए नहीं, लोगों पे अटैक किया जा रहा इस पे भी रोक लगनी चाहिए। है। जिस जी तरह के हेट स्पीचेस हैं, इन पे भी सख्त कानून बनने चाहिए। इस तरह का जो ये वायरल होती है इस तरह की रील्स, इससे बच्चे सीखते भी हैं, वो भी गलत कम्युनल वे में हो रहे लेके हैं। जाते हैं। हाँ, बच्चों के पास काम तो है नहीं, दिन भर चले पड़े पड़े वो रील्स चला रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉलो भी कर लेते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब माहौल इस तरह का ये बनाया जा रहा है कि एक तबका, मैं कह रही हूँ एक तबका ऐसा भी बने कि पीस का संदेश दे, मोहब्बत का पैगाम देता रहे। ठीक है, एक ग्रुप अपनी कोशिश कर रहा है, एक ग्रुप अपनी पॉजिटिव कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं स्टेबल तो होती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि इतनी नफरत, हम ये नहीं समझते कि बहुत बड़े लेवल पे हमें तो जो मिलता है अच्छा मिलता है। मैंने तो अभी, लेकिन है कुछ कुछ एक तबका ऐसा है जो इसको बिगाड़ने की, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो है ही रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन पब्लिक की भी अपनी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को समझे और फिर उस अपने दिमाग से काम ले, जज्बातों से काम ना ले। चाहे कोई भी बात हो, बैठ के मुद्दे हल हो, बैठ के बात हो। और ये जो कम्युनलाइज होना शुरू हुआ है कि किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, तो आप ट्रेनों में देख लो या कहीं और देख लो। अभी किसी उसका ग्रुप का था, कोई मामला था, चेतन सिंह था, उसने ट्रेन में क्या किया, क्या सजा हुई? मुंबई, हाँ, मुंबई ट्रेन वाला। मुंबई ट्रेन में क्या था? हाँ, था तो जयपुर एक से, अपने जयपुर की थी, के अजगर लोग थे, अली। 3 लोग वो। तो ये चीजें हैं, जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे, वो तो एक, जब ऐसा लोग पकड़ में आ जाते हैं तो उन्हें मानसिक अपराधी घोषित किया जाता है ना? और उसने एक चेहरे पर दाढ़ी देख के चिन्हित करके गोलियां मारी। हाँ, तो जबकि यही तो मतलब, अगर वो मानसिक वो रोगी भी होता तो तो लोगों को एजुकेटेड चिन्हित करके। पर्सन है ना, ही जी इज वर्किंग, ही इज ऑन ड्यूटी एंड ही इज पेइंग अ ड्यूटी देयर ना। तो वो भी तो एक एजुकेटेड पर्सन है ना। आप ये मत समझिए कि अनएम्प्लॉयमेंट और गरीब और बिना पढ़े लिखे लोगों को कम्युनलाइज किया जा रहा है। अच्छे खासे एजुकेटेड लोग भी इस तरफ जा रहे हैं। तो माहौल एक ऐसा क्रिएट अच्छा, करने समाज की के नाम आप कोशिश। क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है, मैंने आपको बार बार मेरी बात दोहराई ये रही हूँ इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की, सरकार की अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें निभानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं आज पब्लिक की मांगती हूँ कि पब्लिक को खड़े होके पीस, शांति, अमन का पैगाम देना चाहिए। और ये कोशिशें भी करनी चाहिए साथ में कि जहां तक हो इन कम्युनल चीजों को, कहीं होती भी है छोटी मोटी घटनाएं, तो लोग खुद मिलकर सॉल्व करें। आपस में बड़े समाज के लोग जो होते हैं, समझदार लोग, उनके साथ बैठे उठे, उनसे मुद्दे हल करवाए जाएं और उन चीजों को शांत किया जाए। वो ये वायरल करना, रील्स बनाना और फिर एक तरह के कम्युनल नारे लगाना, ये इन चीजों से तो अशांति होगी और क्या होगा। तो मेरा तो खास तौर से मैं पब्लिक को बहुत बड़ा जिम्मेदार मानती हूँ इस चीजों का, और चुप रह के देखना भी नहीं है।
जी। बहुत से लोग जो अपने फ्लैट्स में बंद हो जाते हैं चुप रह के कि हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। एजुकेट लोगों को, समझदार लोगों को आना चाहिए आगे और पीस मेंटेन करने में, और देश के हर चीज में आपको सपोर्टिव होना चाहिए। तो जी। मेरा यही संदेश रहेगा। जी, बहुत-बहुत जी शुक्रिया सबिया परवीन जी, जो आपने हमें वक़्त दिया और हमारे चैनल पर आए। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सबिया परवीन जी, और बहुत अच्छी बातें कही है, समाज के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।